अगर इफ़ यू एलोकेट सम मनी फॉर दिस, ये सेल्फ सस्टेनिंग है, इसमें आपको आज के बाद पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करें डिजिटल हेल्थ या टेलीमेडिसिन, एआई बेस्ड जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनको किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है? छोटे शहरों की बात करें, स्पेशली जो रूरल एरियाज है, यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल जो सेक्टर है वो और बूस्ट कर सके और नर्चर कर सके। तो ये मेडिकल एजुकेशन 11 एकड़ 15 एकड़ ये कहीं नहीं होता, ये खाली हिंदुस्तान के तरीके हैं कि हम आगे न बढ़ पाए। एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी जगह में तो एक बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज चलता है, यहाँ तो 10 एकड़ चाहिए, 5 एकड़ चाहिए। देश का बजट सिर्फ देश की इकोनॉमी को नहीं बल्कि आपकी और हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। 1 फरवरी को देश का बजट अनाउंस होने वाला है और तमाम सारे सेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि इस बार के बजट में उनके लिए क्या खास अनाउंसमेंट होगी। बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की, तो इसे लेकर भी लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं और इन्हीं सवालों को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर सौमित्रा भारद्वाज के पास और उनसे जानेंगे तमाम सवालों के जवाब। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो वेलकम टू जेएमडी न्यूज। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी कि इस बार के बजट को लेकर स्पेशली जो प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर है उसकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? देखिए, प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर इज आल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम, राइट? तो हमारी उम्मीदें वही हैं जो देश की उम्मीदें होती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर एक्सटेंशन ऑफ द सेम सिस्टम्स एक्चुअली, और थोड़ी हमारे चैलेंजेस डिफरेंट रहते हैं। Government has done a lot of good things on this aspect. What private sector always keeps and requests कि इसको commercially ज़्यादा treat करते हैं, all the rates, electricity rates, import export के जो components होते हैं, machines होती हैं, because none of them are made in India. Right. So they become exorbitantly expensive and a lot of taxation happens on them. So that relief is always welcome, and government always considers it. Staged way पे काम हो रहा है. We always think that lower taxation on high-end equipment, cancer equipment, dialysis equipment, and whatever are the raging needs जो हमारे देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर हम लोगों को स्पेशल कंसिडरेशन करना चाहिए। इस बार के बजट को लेकर बात करें तो क्या आपको लगता है हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर जो एलोकेशन होता है सरकार की तरफ से वो बढ़ना चाहिए? अभी तो इट्स लाइक जीडीपी का इट्स लाइक 2.5%, तो अभी क्या वो बढ़ना चाहिए आज के समय की जो रिक्वायरमेंट है उसे देखते हुए? देखिए, अगर आप इंटरनेशनली जाएंगे तो इंडिया का मेरे ख्याल से सबसे लोएस्ट है संसार में जीडीपी एलोकेशन, और इस पे कभी कोई तवज्जो नहीं दिया गया था। ये तो पिछले 7-8 साल से ये मुद्दा उठा है और लोग का ध्यान गया है। लास्ट टाइम 11% से भरा था, पर 11% तो बेस इतना छोटा है कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट हैज़ टू स्टार्ट वर्किंग ऑन हेल्थ केयर। गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क लार्जली ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड सेकेंडरी। टर्शरी हेल्थ केयर में प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज सीम्स टू डू वेल, बट इट इज़ नेवर इनफ फॉर जितनी हमारी बड़ी कंट्री है, तो हमारे जितने भी बड़े बड़े सेंटर्स हैं, एम्स है, पीजीआई चंडीगढ़ है, साउथ में जो बड़े बड़े हैं, उनको हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए, एंड दे शुड ऑलवेज बी फंडेड वेल। दिस इज रिगार्डिंग एलोकेशन। वो एक पहला बिंदु रहता है हमेशा कि कितना आपने एलोकेट किया, वहीं से शुरू होती है। जहाँ तक मेरा जो व्यू होगा वो जो डिजीज बर्डन आएगा उसमें नंबर 1 तो डेफिनेटली kidney disease will be the biggest problem in next 10-15 years. So government आज से they should plan for dialysis centers, dialysis machines, better training, intense skill development for dialysis technicians, lower tax or no tax on dialysis machines, और इसका अब उनको खास ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज मेरे ख्याल से डायबिटीज़ के लोड के कारण किडनीज खराब होती हैं, और कोई भी ऐसा फैमिली नहीं है जिसमें एक किडनी कॉम्प्रोमाइज या किडनी फेलियर का पेशेंट नहीं है। तो ये तो चैलेंज हमारे लिए रहेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि किडनी की ऐसी प्रॉब्लम है जो नेक्स्ट 10 इयर्स में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो क्या डायलिसिस हो गया या जो कैंसर जैसी बीमारियां होती है और भी ऐसी बीमारियां जिसमें ट्रीटमेंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो क्या इन सारी चीज़ों को लेकर एक स्पेशल फंडिंग होनी चाहिए हमारे बजट में?
और मेरा ये मानना है कि स्पेशल फंड शुड बी ऑल्सो क्रिएटेड फॉर एक्सटेंडेड रेडिएशन सेंटर्स। आजकल हमने ये देखा है कि कैंसर इस्टेब्लिशमेंट अगर प्राइवेट में रहे या गवर्नमेंट में रहे तो रेडिएशन मशीन वहीं रहती है। रेडिएशन कहीं भी हो सकता है, इट इज़ जस्ट 10 सेकेंड सिटिंग, 10-15 सेकेंड सिटिंग, थोड़ा ज़्यादा हुई होगा ओवर 15-20 डेज। तो रेडिएशन सेंटर्स के लिए स्पेशल प्रावधान होना चाहिए कि दैट यू कैन क्रिएट मेनी रेडिएशन सेंटर्स इन द स्टेट, एंड वो बड़ा अच्छा होगा। मैं मानता हूँ ये सबसे आसान काम है, या प्राइवेट में या पब्लिक में, दोनों में ये इसका प्रावधान पुश करना चाहिए कि रेडिएशन सेंटर्स ज़्यादा खुलें, डायलिसिस में के सेंटर्स ज़्यादा खुलें। ऑल दिस विल वर्क वेरी वेल फॉर द कंट्री। और अगर बात करें डिजिटल हेल्थ या टेलीमेडिसिन, एआई बेस्ड जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनको किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है थ्रू गवर्नमेंट? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि डिजिटल हेल्थ पे ऑलरेडी इनिशिएटिव ले लिया गया है। उसका नाम है ABDM, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये बड़ा इनिशिएटिव है और इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। डिजिटाइजेशन अगर आपको करना है तो खाली आपको शहर में आसानी से हो जाता है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, बजट रहता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट काम डिजिटाइजेशन का है, वो है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर काम चैलेंज हमेशा से रहा है हिंदुस्तान में, एंड लिमिटेशंस रहते हैं सॉफ्टवेयर में, क्योंकि उसके डेवलपमेंट में उसके बहुत पैसा लगता है और मेंटेनेंस में बहुत पैसा लगता है। तो मैं अगर एक सही सजेशन दूं तो देश को अपना एक हॉस्पिटल रनिंग सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, सर्वर बेस्ड हो, एंड उसकी सब्सक्रिप्शन बेस्ड SAS जो बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वो हर गांव, हर टाउन के हॉस्पिटल को मिल जाएगी। और सब्सक्रिप्शन बेस्ड रहेगा। अगर आपने 5,000 रुपये भी कर दिया पर हर महीने का, तो 60,000 पर हॉस्पिटल, इतना आपके पास पैसा रहेगा एज अ बजट, एज अ सब्सक्रिप्शन, कि आप अपना सॉफ्टवेयर ठीक से चला सकें। और इंडिया में स्केलेबिलिटी का एक्सपीरियंस अच्छा है। आधार कार्ड हमने स्केल अप कर दिया, हमारा बायोमेट्रिक्स का पूरा ठीक है, जितने भी अभी आप डिजी यात्रा आधार पे करके, तो हमारा तजुर्बा है स्केलेबिलिटी का। मेरा अपना मानना है कि एक स्टेबल हॉस्पिटल रनिंग सॉफ्टवेयर जब तक नहीं आएगा तब तक ABDM घर घर नहीं पहुंच पाएगा। बिकॉज सॉफ्टवेयर शुरू करता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसमें बग्स आते हैं, डेवलपमेंट नहीं होता है, फिर मर जाता है। तो हर छोटे टाउन का हॉस्पिटल चाहते हुए भी ये काम नहीं कर पाता है। तो अगर इफ़ यू एलोकेट सम मनी फॉर दिस, ये सेल्फ सस्टेनिंग है, इसमें आपको आज के बाद पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आधार कार्ड बना था तो बोला गया था कि 2,000 करोड़ रुपए लगेंगे या 10,000 रुपए करोड़ लगेंगे आधार में, पर 50,000 करोड़ हर साल बचेंगे। ये प्रेजेंटेशन था PM मोदी को, ओके, एंड दैट इज सो ट्रू। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, दिस विल बी अ रियल अनदर इम्पोर्टेंट व्हील, नॉट अ कॉग, अ व्हील इन द रेवोल्यूशन ऑफ हेल्थ केयर इन द कंट्री। और अगर हम छोटे शहरों की बात करें, स्पेशली जो रूरल एरियाज है, यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल जो सेक्टर है वो और बूस्ट कर सके और नर्चर कर सके, इसके लिए क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? मेरे ख्याल से ये बड़ा चैलेंज रहता है हमेशा, और हेल्थ केयर का जो अंदाज है वो बड़ा पुराना है। वो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बिल्डिंग बन गई तो हेल्थ केयर शुरू हो गया, और वो दिन कोई मतलब नहीं है। अब इक्विपमेंट भी लोग खरीद लेते हैं तब भी हेल्थ केयर नहीं चलती, ये भी फैक्ट है। तो मैन पावर इज द बिगेस्ट थिंग। तो मैन पावर एक तरीका है, इसको गवर्नमेंट अपने लिए सब्सिडाइज कर दे कि CSR में स्पेशल कंसिडरेशन रख के हेल्थ केयर का, कि उसको 2.5% का कंसिडरेशन, अगर आप 2% करोगे अपना इनकम का तो उसको 2.5% कंसिडर होगा, एंड दैट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। यू डोंट नीड डू इट एवरी ईयर। कि आपने 2% 2.5 कर दिया तो आपका 0.5 अगले साल चला गया। तो देयर इज अ वे कि आप इसको अगर ठीक से करें, कि आप एलोकेट करते हैं कि इस इलाके के, इस शहर के या
इस स्टेट के, ये हमारा रिक्वायरमेंट है एंड यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट। तो ये थॉट प्रोसेस अगर आप शुरू करें, इसमें अगर कुछ काम करें, सो रूरल हेल्थ शैल बिकम बेटर। एंड इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन या फिर सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग को लेकर के क्या प्रावधान किए जा सकते हैं? ज़्यादातर लोग बात करते हैं मेडिकल कॉलेजेस खोलने की, बट मेरा मानना है कि वो खाली एक ही इम्पोर्टेंट पहलू है, ट्रेनिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत गज़ब का रोल अदा कर सकती है। मैं तो ये मानता हूँ कि आयुष्मान भारत के जितने इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, उनको अपना एक्सपोजर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स का एक सिनर्जी बनानी चाहिए प्राइवेट के साथ। और दूसरा, ये मेडिकल एजुकेशन 11 एकड़ 15 एकड़ ये कहीं नहीं होता, ये खाली हिंदुस्तान के तरीके हैं कि हम आगे न बढ़ पाएँ, मुझे तो ऐसा लगता है। अब बाकी जगह में तो एक बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज चलता है, यहाँ तो 10 एकड़ चाहिए, 5 एकड़ चाहिए, न ज़मीन मिलती है शहर के अंदर, फिर मैन पावर नहीं मिलता है, फिर स्टूडेंट्स को सहूलियत नहीं होती आने जाने की, रहने की, खाने पीने की। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर ऑफ मेडिकल एजुकेशन इंडिया में हैज़ टू बी अ वेरी फैंटास्टिक सिनर्जी। आप कमर्शियली ओरिएंटेड हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज को जोड़ के एक आला दर्जे की आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। जो हमने MBBS पढ़ा है वो आज इररिलेवेंट है, और हमारे जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में आते हैं, उनको एथिक्स का, उनको साइकोलॉजी का, उनको पेशेंट इंटरेक्शन का, उनको टेक्नोलॉजी के यूज़ का, एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी के जो नॉन एग्जिस्टेंट थे हमारे समय, आज ये सब एकदम पर्टिनेंट और इम्पोर्टेंट पहलू हैं। तो वो सब पे उनको काम करना चाहिए, इंसेंटिवाइज करके। दे शुड फाइंड वेज कि एजुकेशन को भी जिस तरह हमने आयुष्मान भारत पे लेवरेज किया है प्राइवेट को, उसी तरह एजुकेशन में भी प्राइवेट एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को लेवरेज करें, इसमें देश का भला होगा। Anyway, सर, अगर फाइनेंस मिनिस्टर को आपको एक एडवाइस देनी हो कि इस हेल्थ केयर सेक्टर में और क्या प्रोविजंस ला सकते हैं सो दैट एक मिडिल क्लास आदमी के लिए जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सस्ता हो, किफ़ायती हो, और वो ये ना सोचो कि हमारी पूरी लाइफ सेविंग्स एक बार में लग जाती है, क्योंकि वो घबरा जाता है कोई भी बड़ी बीमारी होती है। तो एक ऐसी क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे कि उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर? सिंपलेस्ट एडवाइस, या सिंपलेस्ट एडवाइस है कि जो आपका सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है वो एक तरह से आयुष्मान भारत है। आयुष्मान भारत के रेट्स अगर आप रिवाइज कर लें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स विल पार्टिसिपेट बेटर, और वो बहुत बड़ी सहूलियत होगी लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास के लिए भी, फॉरगेट द पुअर, टू गेट अच्छा ट्रीटमेंट। अभी क्या है, CGHS रेट्स अभी काफ़ी इम्प्रूव हो गए और लोग बहुत खुश हैं। आयुष्मान भारत में अगर आप ठीक से एलोकेट करेंगे, खुशहाली चारों तरफ आ जाएगी। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच हमसे कनेक्ट करने के लिए और बात करने के लिए, और हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे शेयर करने के लिए। एंड आई होप जितनी भी आपने प्रोविजंस बताए हैं उस पर सरकार काम करे ताकि हेल्थ केयर सेक्टर आगे आने वाले सालों में और अच्छा नर्चर एंड बूस्ट कर सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी।